हेलो वन वेलकम टू रेडियंट एकेडमी। मैं अमूल चेपे आप सभी का स्वागत करता हूं रेडियंट एकेडमी के इस नए एडिटोरियल एनालिसिस में। आज हम माओइस्ट अटैक जो होता है, माओइस्ट पे जो अटैक किया है इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने छत्तीसगढ़ में, उस पर एक एडिटोरियल आया है तो उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा 10 नए वर्ड्स भी देखेंगे, क्लोज टेस्ट देखेंगे और फिर एक पैराजंबल आपको सॉल्व करने के लिए मैं दूंगा। ये सारी चीज़ें करनी है, पर उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सवाल है जिसके जवाब पे थोड़ा सा बात करेंगे। सवाल ऐसा है, और ये बच्चे हमेशा पूछते हैं कि सर तैयारी कितने घंटे करनी चाहिए, अगर एग्जाम को क्लियर करना है तो तैयारी कितने घंटे करनी चाहिए। तो एक लाइन में जवाब दूंगा, जितने घंटे आपके पिताजी काम करते होंगे कम से कम उतने घंटे तो तैयारी करनी चाहिए। वैसे तैयारी घंटों में नहीं गिनी जा सकती, पर फिर भी जितने देर आपके पिताजी काम करते होंगे कम से कम उतने घंटे तो आपने तैयारी करना जरूरी है। और पिताजी इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जितना काम आपकी माताजी करती है आप उसकी बराबरी भी नहीं कर सकते। पिताजी के भी काम की बराबरी नहीं कर सकते, बट जितना घंटे वो काम कर रहे हैं कहीं जाके, उतना घंटा भी अगर आप अपनी पढ़ाई के लिए दे दोगे ना तो आपके जितने सपने हैं वो सारे पूरे हो जाएंगे। बराबर। चलो तो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द एक्चुअल क्लास। आज हमारे पास पहला वर्ड कौन सा है? द फर्स्ट वर्ड वी हैव टुडे इज अशरिंग। अशरिंग वर्ब है, अशर ये वर्ड से बना हुआ। अशर, अशर का मतलब क्या होता है, या अशरिंग का मतलब होता है कुछ शुरू करना, है ना। एक तो किसी नए फील्ड में, नए सेक्टर में एंट्री लेना या शुरू करना, आरंभ करना, उसे कहते हैं हम अशर करना। ठीक है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप आगे चल रहे हो और बाकी लोग आपके पीछे आ रहे हैं, मतलब आप लीड कर रहे हो, उसे भी अशर करना कहते हैं। ठीक। देखो सेंटेंस, देखो इसका, द न्यू टेक्नोलॉजी इज अशरिंग इन न्यू एरा ऑफ इनोवेशन। ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये अब अशर कर रही है किसमें? एक नए एरा ऑफ इनोवेशन में, यानी जो ये नया इरा है इनोवेशन का, उसमें नई टेक्नोलॉजी लीड कर रही है, वो आगे चल रही है, बाकी सारी टेक्नोलॉजीज उसके पीछे है। ठीक। देखो अशरिंग का मतलब क्या होगा? लीडिंग, गाइडिंग और इंट्रोड्यूसिंग समथिंग और समवन, है ना। लीड करना, गाइड करना या कहीं पे एंटर होना, इसे भी अशरिंग कह सकते हैं हम लोग। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? लीड करना, ये यहीं मिल गया। इंट्रोड्यूसिंग करना, ये भी यहीं पे है, इंट्रोड्यूस करना। या गाइड करना, यानी हम आगे चलना, लीड करना। ठीक है, गाइडिंग। एंटोनिम्स क्या होंगे? ब्लॉक कर देना, है ना, ब्लॉकिंग, एंडिंग या स्टॉपिंग। किसी चीज को रोक देना, आगे जाने से, आगे बढ़ने से ही रोक देना, उसे वो एंटोनिम हो जाएगा, यानी ब्लॉक करना, स्टॉप करना किसी को। ठीक है। तो अशरिंग का मतलब क्या है? आगे जाना, आगे बढ़ना, लीड करना, या फिर किसी नई चीज में या नए सेक्टर में, नए फील्ड में एंट्री लेना, दैट इज अशर। ठीक है, अशर से बना है अशरिंग। क्लियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एनाक्रोनिस्टिक। नेक्स्ट वर्ड कौन सा है? एनाक्रोनिस्टिक। एनाक्रोनिस्टिक का सेंटेंस देखेंगे। एनाक्रोनिस्टिक वैसे होता क्या है? एनाक्रोनिस्टिक मतलब पुराना ना, जिसका अभी कोई उपयोग नहीं है, जिसकी कोई अभी वैल्यू नहीं है, आउटडेटेड जिसे कहते हैं ना हम लोग, दैट इज एनाक्रोनिस्टिक। देखो सेंटेंस, द यूज ऑफ टाइपराइटर्स इन द ऑफिस सीम्ड एनाक्रोनिस्टिक इन टूडेज डिजिटल एज। अगर आप किसी ऑफिस में चले गए और कंप्यूटर की इस डिजिटल एज में किसी ऑफिस में अगर आपको टाइपराइटर दिख गया तो आप क्या कहेंगे? यार ये एनाक्रोनिस्टिक है, मतलब ये आउटडेटेड चीज इस ऑफिस में अभी शोभा नहीं देती। राइट, दैट इज एनाक्रोनिस्टिक, यानी पुराना, आउटडेटेड, ऑफ नो यूज, ओल्ड फैशन। देखो इसका मीनिंग क्या होगा? बिलोंगिंग टू अ पीरियड अदर देन द वन बीइंग पोर्ट्रेड और आउटडेटेड, यानी अभी के समय से पुराना, दैट इज एनाक्रोनिस्टिक। आउटडेटेड, जिसका अभी कोई उपयोग नहीं है। सिनोनिम्स क्या होंगे? आउटडेटेड, एंटिक्वेटेड। एंटिक्वेटेड का मतलब क्या होता है? विंटेज या पुराना, है ना, बहुत पुराना। ओल्ड फैशनड, ओल्ड फैशन का मतलब पता है आपको, ये बताने की जरूरत नहीं। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? अभी का, है ना, यानी मॉडर्न, नया, तो मॉडर्न होगा। कंटेम्प्ररी, कंटेम्प्ररी मतलब अभी के समय का, मॉडर्न, या फिर करंट। राइट, तो समझ गया एनाक्रोनिस्टिक का मतलब? एनाक्रोनिस्टिक मतलब क्या होता है? पुराना, आउटडेटेड। राइट। चलो नेक्स्ट वर्ड पे जाएंगे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज मीनियल। मीनियल इज एन एडजेक्टिव
मिनियल जनरली टास्क या जॉब्स के बारे में यूज होता है। मिनियल का मतलब होता है तुच्छ या घटिया, यानी छोटे काम जिसे लोग समझते हैं ना, उसे कहते हैं मिनियल जॉब्स, यानी जिसे सोचा जाता है लोगों के द्वारा, सोसाइटी द्वारा। एक्चुअली कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन मानसिकता ऐसी है कि किसी काम को छोटा समझा जाए तो उसे मिनियल कहेंगे, तुच्छ या घटिया जिसे हम कहेंगे, दैट इज कॉल्ड मिनियल। ठीक है, देखो सेंटेंसेस का, ये मिनियल का, ही वॉज असाइंड अ सीरीज ऑफ मिनियल टास्क, उसे बहुत छोटे छोटे तुच्छ काम दिए गए, दैट डिड नॉट चैलेंज हिम, इतने छोटे छोटे काम थे कि उसके दिमाग को चैलेंज ही नहीं मिल रहा था कोई, बहुत इजीली वो पूरा कर रहा था। मतलब वो जो काम थे, जो टास्क था, दे वेर menial, they were very small in comparison to what he can do, right? They were not challenging him. Meaning क्या होगा इसका? Of work not requiring much skill and lacking prestige. एक तो ऐसे काम जिसमें बहुत स्किल नहीं लगती, दूसरा उसमें प्रेस्टीज नहीं होता, माने मान सम्मान नहीं होता। ऐसे काम जहां पे मान सम्मान नहीं मिलता, घटिया कामों की तरह उसको देखा जाता है सोसाइटी द्वारा, उस काम को हम कहेंगे मिनियल। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? लोली यानी एकदम नीचे, अनस्किल्ड मतलब जहां पे स्किल्स, ज्यादा कौशल्य की जरूरत नहीं है ऐसे, या हम्बल जॉब्स। ठीक है, हम्बल इज अ वेरी गुड वर्ड फॉर जॉब्स दैट डोंट रिक्वायर मच स्किल, ये ज्यादा बेटर वर्ड है अनस्किल्ड से ज्यादा, हम्बल जॉब्स। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? फिर स्किल्ड, अनस्किल्ड का स्किल्ड हो जाएगा, ठीक है, या फिर सॉरी इंपॉर्टेंट हो गया एक, या प्रेस्टिजियस। ठीक है, प्रेस्टिजियस, हाँ प्रेस्टिजियस हो जाएगा, राइट। प्रेस्टिजियस मतलब जहां मान सम्मान ज्यादा है, यहां पे लैकिंग प्रेस्टीज है, यानी मान सम्मान नहीं मिलता, ऐसा होता है। समझ गया ना? तो मिनियल का मतलब क्या होगा? छोटे, तुच्छ या घटिया प्रकार का जो काम होता है उसे मिनियल कहेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलेंगे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज एस्क्राइब्ड। आपने डिस्क्राइब ये वर्ड सुना है ना? डिस्क्राइब। एस्क्राइब का मतलब क्या होता है? एस्क्राइब, किसी को एस्क्राइब किया जाता है। एस्क्राइब किया जाता है मतलब किसी काम का श्रेय किसी को देना, किसी काम का क्रेडिट किसी को देना, उसे कहते हैं हम क्रेडिट देना, श्रेय देना, दैट इज कॉल्ड वी एस्क्राइब हिम। ठीक है, तो श्रेय देने की बात हो रही है एस्क्राइब मतलब। देखो सेंटेंस, श्री एस्क्राइब्ड हर सक्सेस टू ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क एंड परसेवरेंस। उसने अपने सक्सेस का श्रेय किसको दिया? अपनी मेहनत को दिया और अपने परसेवरेंस को दिया। टिक के रहने की जो एबिलिटी है कि वो हटी नहीं अपने काम से, जब तक रिजल्ट नहीं आया तब तक वो डटी रही, तो दैट इज परसेवरेंस। तो उसने अपने सक्सेस का जो श्रेय है वो किसको दिया? एस्क्राइब किया। किसको एस्क्राइब किया? हार्डवर्क को और परसेवरेंस को। मीनिंग क्या होगा फिर इसका? टू एट्रीब्यूट समथिंग टू अ कॉज और पर्सन। एट्रीब्यूट करना मतलब किसी को श्रेय देना। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? एट्रीब्यूट करना, किसी को असाइन करना, कोई टास्क असाइन कर रहे हो वो भी कर सकते हो, या किसी को क्रेडिट देना। क्रेडिट देना भी मतलब श्रेय देना ही होता है। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? कोई किसी को कुछ नहीं, उससे डिनाई कर देना, नहीं जो किया मैंने किया, कोई और किसी ने मदद नहीं की मेरी, ऐसे ही बोलने वाले भी होंगे लोग, हो सकते हैं। डिनाई कर देना, या डिस्कनेक्ट, किसी से कनेक्शन नहीं है, जो किया है वो इंडिपेंडेंटली किया है। ऐसा भी हो सकता है किसी ने कंप्लीटली इंडिपेंडेंटली तैयारी की और बढ़िया सा रिजल्ट आया उसका, हो सकता है, राइट। तो डिस्कनेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, अगर अदरवाइज आपको कहीं से भी कोई भी मदद मिलती है तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट यू एस्क्राइब सम पार्ट ऑफ योर सक्सेस दैट पर्सन और टू दी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, चले अगले वर्ड पे। चलो, द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज स्पर। स्पर का मतलब होता है अचानक से एनर्जी आना, क्या कहते हैं उसको? अचानक से मोटिवेशन मिलना, ऐसा प्रेरित होना जिसे कहते हैं ना, अचानक से प्रेरणा मिलना या प्रेरित होना इज कॉल्ड स्पर होना। ठीक है, मोटिवेशन मिलना। देखो, द टीम्स विन स्पर्ड देम ऑन टू वर्क हार्डर फॉर द चैंपियनशिप। एक जीत मिली टीम को, जीत मिलने के बाद उनमें अचानक से वो ऊर्जा भर गई, वो प्रेरित हो गए, उन्हें प्रेरणा मिली, मोटिवेशन मिल गया उन्हें, है ना, एक स्टिमुलस मिल गया उन्हें, और उन्हें लगा कि अगर हम और मेहनत करेंगे तो अब हम चैंपियनशिप
जीत लेंगे। आपको लगता है ना प्रीलिम्स निकल गई तो बस एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, बस अब मेंस और इंटरव्यू तो बस क्लियर कर ही लेंगे, राइट। तो वो होता है, स्पर हो जाता है एकदम, कॉन्फिडेंस अचानक से बढ़ जाना, प्रेरणा मिलना, दैट इज कॉल्ड स्पर। मीनिंग क्या होंगे इसके? टू इनकरेज और प्रॉम्प्ट समवन और समथिंग टू एक्शन, पुश करना किसी चीज को, प्रेरणा मिलना। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? स्टिमुलेट, स्टिमुलेट का मतलब अचानक से एनर्जी मिलना जिससे वातावरण उत्साहित हो जाता है या काम शुरू हो जाता है, दैट इज स्टिमुलस। या मोटिवेट या फिर ड्राइव, ठीक है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? किसी चीज को डिटर करना, डिटर करना मतलब बाधाएं डालना उसमें। डिस्करेज करना, इनकरेज करने का अपोजिट होता है डिस्करेज करना, है ना। तो अरे हो ही नहीं सकता तेरे से, ऐसे बोलने वाले भी लोग होंगे, वो होता है डिस्करेज करना। या हिंडर करना, हिंडर का मतलब भी बाधा होता है, हिंडर या डेटर दोनों का मतलब होता है बाधाएं। क्लियर? स्पर समझ गया? स्पर का मतलब क्या हो गया फिर? मोटिवेट करना, है ना, स्टिमुलस, स्टिमुलेट करना। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज क्लाउट। क्लाउट, क्लाउट का मतलब होता है किसी व्यक्ति का इन्फ्लुएंस या प्रभाव जिसे हम कहते हैं। तो अगर क्लाउट है किसी व्यक्ति का तो उसका प्रभाव है या इन्फ्लुएंस है, दैट इज कॉल्ड क्लाउट। ठीक है, देखो सेंटेंस, इज पॉलिटिकल क्लाउट हेल्प पुश द न्यू लॉ थ्रू द पार्लियामेंट। किसी लीडर के बारे में बात हो रही है, पॉलिटिकल लीडर के बारे में। ये पॉलिटिकल लीडर का क्लाउड इतना था, क्लाउड था मतलब उनका प्रभाव था, उनका इन्फ्लुएंस इतना था कि उनके प्रभाव और इन्फ्लुएंस की वजह से वो बिल, जो लॉ था, वो पार्लियामेंट में पास हो गया। ठीक है, तो ये प्रभाव होता है। देखो मीनिंग क्या होगा? पावर और इन्फ्लुएंस, है ना। एक तो उनकी ताकत है ये, या फिर उनका इन्फ्लुएंस है, स्पेशली इन पॉलिटिक्स और बिजनेस। जनरली क्लाउड पॉलिटिक्स बिजनेस में होता है, ऐसा नहीं हर जगह पे क्लाउड हो सकता है। ठीक है, सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, पावर का मतलब होता है ताकत, स्वे का मतलब होता है क्षमता, है ना, जिससे आप चीजों को इधर उधर झुका सके, है ना। आपकी उतनी क्षमता है कि आप किसी चीज को अपने बाजू में पलटा सके, दैट इज कॉल्ड स्वे। ठीक है, एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? पावरलेसनेस, विदाउट पावर या वीकनेस, या फिर इनइफेक्टिवनेस। ये बहुत रिलेटेड और बहुत इजी एंटोनिम्स है, सबके मीनिंग सबको पता है। क्लाउड समझ गया? फिर क्लाउड का मतलब क्या होता है? प्रभाव, किसी का इन्फ्लुएंस या ताकत। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डिलीजेंट। और डिलीजेंट, डिलीजेंट का मतलब होता है कोई व्यक्ति, डिलीजेंट एडजेक्टिव है जो किसी व्यक्ति के बारे में हम यूज कर सकते हैं कि व्यक्ति बहुत डिलीजेंट है, मतलब वो बहुत सीरियस है। सीरियस इन द सेंस अपने काम के प्रति सीरियस है, या फिर जिसे आप कहेंगे बहुत मेहनती है ना। एक बार उसने ठान लिया किसी चीज को करने का तो वो उससे लगा हुआ रहता है, प्रिजर्व करता है, वो समझ गए, उसे कहेंगे अब वो कि वो कैसा व्यक्ति है? फिर वो डिलीजेंट है, अपने काम के प्रति एकदम सीरियस है, दैट इज कॉल्ड डिलीजेंट। देखो सेंटेंस, शी वॉज एक्सट्रीमली डिलीजेंट इन कंप्लीटिंग हर रिसर्च ऑन टाइम। उसने अपना जो रिसर्च है वो समय पे कंप्लीट करने के प्रति वो कैसे थी? एकदम डिलीजेंट थी, एकदम सीरियसली उसने अपना रिसर्च कंप्लीट किया। ठीक है, देखो मीनिंग, शोइंग केयर एंड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है? कॉन्शियसनेस, इसका प्रोनाउंसिएशन देखो क्या है, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस का मतलब होता है अपने काम के प्रति सीरियस होना, है ना। जो मीनिंग डिलीजेंट का है बस वही मीनिंग है ना, अपनी काम को, अपनी ड्यूटी जो होती है उसको बहुत अच्छी तरह से निभाना, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस अगर आप हो तो आप अपने काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, और इसी क्षमता को बोलते हैं या इसी क्वालिटी को कहते हैं कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो वंस वर्क और ड्यूटीज। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? हार्ड वर्किंग, इंडस्ट्रियस या मेटिकुलस। अब हार्ड वर्किंग और इंडस्ट्रियस तो आपको पता है, इंडस्ट्रियस का मतलब होता है मेहनती, मेटिकुलस का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बारीक बारीक चीजों में बहुत ध्यान देके काम करे, है ना, छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दे, मेटिकुलस। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके? लेजी, केयरलेस या निग्लिजेंट। निग्लिजेंट का मतलब ऐसा व्यक्ति जो हर चीज के तरफ, यानी सारी चीजों की तरफ ध्यान ना दे, इग्नोर करे चीजों को, दैट इज कॉल्ड निग्लिजेंट। राइट? क्लियर? तो डिलीजेंट क्लियर हो गया, और डिलीजेंट मतलब ऐसा व्यक्ति जो सीरियस हो अपने काम के प्रति, हम डिलीजेंट कहेंगे। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे।
नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का मतलब होता है विद्रोह, ना, रिबेलियन, किसी भी चीज के अगेंस्ट विद्रोह करना, दैट इज कॉल्ड इंसर्जेंसी। ठीक है, तो इंसर्जेंसी अब हमारे यहाँ तो दो टाइप की इंसर्जेंसी तो अपने को पता है ना। पंजाब में भी है कुछ इंसर्जेंसी, कश्मीर की तो इंसर्जेंसी के बारे में हम सब ने सुना है। हमारे यहाँ पे माओइस्ट इंसर्जेंसी भी है ना। वो सबका अलग अलग एक रिबेलियन चल रहा है, बट दे आर ऑल अगेंस्ट व्हाट, द डेमोक्रेटिक वैल्यूज और द डेमोक्रेटिक सिस्टम दैट वी फॉलो। ये उनको सही नहीं लगती, ये उनका प्रॉब्लम है। ठीक है, तो इंसर्जेंसी का मतलब होता है विद्रोह। देखो द सेंटेंस देखो इसका, द गवर्नमेंट स्ट्रगल टू कंट्रोल द ग्रोइंग इंसर्जेंसी इन द नॉर्दर्न रीजन्स। पहले ऐसा होता था कि नॉर्दर्न रीजन्स, एटलीस्ट इंडिया के नॉर्दर्न रीजन्स में इंसर्जेंसी को कंट्रोल करने में सरकारों की हालत खराब हो जाती थी, पर पिछले कुछ सालों में हमें उसमें बहुत सक्सेस मिला है। इतना ही नहीं, अभी जो इलेक्शंस हुए जम्मू और कश्मीर में, उन इलेक्शन से तो ये साफ हो रहा है कि वी हैव डन मच बेटर इन प्रीवियस फ्यू ईयर्स। मीनिंग क्या होगा इसका, ये रिबेलियन, रिबेलियन का मतलब होता है विद्रोह, और अपराइजिंग अगेंस्ट एन ऑथोरिटी और गवर्नमेंट, सरकार के अगेंस्ट काम करने का जो तरीका होता है इनका वो आक्रामक होता है, एग्रेसिव अपराइजिंग होती है जनरली, विच इज नॉट गुड फॉर अ डेमोक्रेटिक कंट्री लाइक इंडिया। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, रिबेलियन या रिवोल्ट, ये रिवोल्ट हमने वर्ड पिछली ही क्लास में देखा था, है ना, या अपराइजिंग। अपराइजिंग का मतलब होता है उठाव, अपराइजिंग इज जनरली इन पॉजिटिव टर्म्स, रिबेलियन रिवोल्ट भी पॉजिटिव हो सकते हैं, लेकिन इंसर्जेंसी ये निगेटिव टर्म्स में है। निगेटिव टर्म्स में इन द सेंस ये सरकार के अगेंस्ट, डेमोक्रेसी के अगेंस्ट लोगों को हार्म करके किया जाने वाला जनरली काम होता है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, फिर जो है उसके साथ मान लेना, यानी कंप्लायंस, कोई विद्रोह नहीं करना, जो नीतियां है, जैसे नियम है हमारे सरकार के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उस हिसाब से चलना, दैट इज कंप्लायंस। लॉयल्टी यानी अपना फेथफुलनेस, है ना, या फिर सबमिशन, आप जो कहेंगे वैसा चलेगा, उसे कहते हैं सबमिट कर देना, सबमिशन। क्लियर, तो इंसर्जेंसी का मतलब समझ गए, इंसर्जेंसी का मतलब क्या होता है, विद्रोह। चलेगी नेक्स्ट वर्ड पे, तो द नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट है ना, कंपनी का भी नाम है कॉग्निजेंट। कॉग्निजेंट का मतलब क्या होता है, कॉग्निजेंट का मतलब होता है टू बी अवेयर ऑफ समथिंग, ना, कि आप अगर आप कॉग्निजेंट हो किसी चीज के बारे में, दैट मीन्स यू आर अवेयर ऑफ दैट थिंग, जागरूक हो आप, राइट। तो कॉग्निजेंट होना ये बहुत अच्छी क्वालिटी है। देखो सेंटेंस, द मैनेजमेंट वॉज फुली कॉग्निजेंट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन द प्रोजेक्ट। एक प्रोजेक्ट लिया था किसी मैनेजमेंट ने, ऑर्गेनाइजेशन ने, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो मैनेजमेंट था उनको पता था, दे वेर अवेयर, दे वेर कॉग्निजेंट ऑफ द रिस्क इन्वॉल्व इन दैट प्रोजेक्ट, राइट। मीनिंग क्या होगा इसका, हैविंग नॉलेज और बीइंग अवेयर ऑफ समथिंग। तो बीइंग अवेयर ऑफ समथिंग इतना याद रखो, बहुत सिंपल सा वर्ड है कॉग्निजेंट। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके, अवेयर होना, इन्फॉर्म्ड होना किसी चीज के बारे में, या कॉन्शियस होना। देखो कॉन्शियस है ये वर्ड है कॉन्शियस। इससे पहले जो हमने देखा था वो था कंसेंशियस, ठीक है, दैट इज डिफरेंट। कंसेंशियस मतलब अपने काम के प्रति वफादार होना, कॉन्शियस का मतलब होता है जागरूक होना, पता होना आपको क्या हो रहा है, ठीक है, दो वर्ड्स डिफरेंट है। एंटोनिम्स क्या होंगे इसके, इग्नोरेंट, है ना, कोई लेना देना नहीं, हो रहा है जैसे हो रहा है, अनअवेयर होना या ऑब्लिवियस होना। सबका मतलब क्या होता है कि तुम्हें कुछ पता नहीं है, मस्त रहो मस्ती में, आग लगे बस्ती में, जैसे चल रहा है दुनिया चलने दो, अपने को कुछ लेना देना नहीं, अपन मस्त अपना रील देखते बैठेंगे, बस उतना ही काम है ना। तो वो लोग हो गए ऑब्लिवियस, निग्लिजेंट या अनअवेयर। समझ गए, कॉग्निजेंट का मतलब क्या होगा फिर, जागरूक, जिसको सब पता है। नेक्स्ट वर्ड वी हैव इज डबल डाउन। नाउ डबल डाउन ऑन इज अ फ्रेज, ठीक है, दिस इज अ फ्रेज, डबल डाउन ऑन। डबल डाउन ऑन का मतलब है और ताकत से किसी काम को करना। डबल डाउन यानी डबल ताकत से किसी काम को करना। पहली बार आप जितनी ताकत से उस चीज को कर रहे थे, अब उससे डबल ताकत से करना, दैट इज कॉल्ड डबल डाउन ऑन। देखो सेंटेंस, आफ्टर इनिशियल सक्सेस द कंपनी डबल डाउन ऑन इट्स मार्केटिंग एफर्ट्स। कंपनी ने क्या किया, उसके मार्केटिंग एफर्ट्स पे दुगनी शक्ति लगाई, है ना, दोगुनी शक्ति लगाई, तो दैट इज कॉल्ड टू डबल डाउन ऑन समथिंग। देखो मीनिंग इसका, टू री इन्फोर्स और स्ट्रेंथन वंस कमिटमेंट टू अ स्ट्रेटेजी और कोर्स ऑफ एक्शन।
कि पहले से काम चल रहा था लेकिन अब वो डबल ताकत से करने का। सिनोनिम्स क्या होंगे इसके? इंटेंसिफाई कर देना उसको, यानी इंटेंसिटी बढ़ा देनी उसकी, रीइंफोर्स करना या परसिस्ट करना, जो कर रहे हो उसी के साथ लगे रहो और ज्यादा ताकत से करो। एंटोनिम्स, बैक डाउन, पीछे हट जाओ जो कर रहे हो उससे, रिट्रीट करो, पीछे हट जाओ या अबेंडन करो, वो काम को छोड़ देना। राइट, तो प्रीलिम्स अगर आपकी निकल गई तो मेंस में आप क्या करोगे? यू विल डबल डाउन ऑन योर एफर्ट्स, बराबर ना? प्रीलिम्स क्लियर होने के बाद वी डबल डाउन ऑन आवर एफर्ट्स फॉर मेंस। राइट, समझ गया? क्लियर ये सारे वर्ड्स? आई होप ये सारे वर्ड्स अभी क्लियर होंगे। इन्हीं वर्ड्स के बेसिस पे अब आपके लिए एक क्लोज टेस्ट है, छोटी सी क्लोज टेस्ट है, का स्क्रीनशॉट पहले ले लो और इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में आपको डालने हैं। स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक, डन, चलो गुड। लेट अस नाउ मूव ऑन टू द एडिटोरियल। अ डिफीट फोरटोल्ड ऑन द माओइस्ट इंसर्जेंसी। तो छत्तीसगढ़ में हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक क्या कहते हैं उसमें लड़ाई हुई जो माओइस्ट है उनके बीच में और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में, और सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक भी जवान की इंजरी हुए बगैर, एक भी जवान की डेथ हुए बगैर 31 माओइस्ट को मौत के घाट उतार दिया। तो ये जो है इसी पे एडिटोरियल है आज का। तो ये एडिटोरियल आप पहले पढ़ लो, इसके बाद फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। गो थ्रू इट। चलो पढ़ लिया।
आपने पढ़ने से पहले ही मैंने थोड़ी सी आइडिया आपको दे दी थी, ताकि आप जब पढ़ो ये तो आपको पढ़ने में जरा सी आसानी हो। ठीक है, चलो क्या दिया है? अ डिफीट फोरटोल्ड। फोरटोल्ड मतलब, ये डिफीट का मतलब तो मालूम है, एक हार है जो फोरटोल्ड कर दी गई थी। फोरटोल्ड मतलब पहले बता दी गई थी, या पहले इसका अंदाजा हो गया था कि माओइस्ट अभी हारने वाले हैं, है ना। ऑन माओइस्ट इंसर्जेंसी। इंसर्जेंसी का मतलब हम भी देख चुके, विद्रोह जो माओइस्ट द्वारा किया जा रहा है। इन येट अनदर ब्लो टू द माओइस्ट 31 ऑफ देयर कैडर। कैडर का मतलब उनकी जो मेंबर्स है उनको कहते हैं कैडर्स, इंक्लूडिंग सीनियर मेंबर्स वेयर किल्ड इन फायर फाइट विथ सिक्योरिटी फोर्सेस ऑन फ्राइडे इन अबुजमद, the unsurveyed and forested stretch in South Chhattisgarh that is considered the last bastion of the insurgents। तो 31 कैडर्स की, 31 मेंबर्स जो थे माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन के, उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने मार गिराया। कब? फ्राइडे को ये घटना हुई। कहाँ हुई है घटना? ये हुई छत्तीसगढ़ के सदर्न पार्ट में, यानी साउथ छत्तीसगढ़ में। जो फॉरेस्ट का एरिया है वो एक तो लंबा स्ट्रेच है, दूसरा वो अनसर्वेड पार्ट है, उसका सर्वे नहीं हो पाया है। तो ये जो रीजन है यहाँ पे अभी भी नक्सलवादियों का, माओवादियों का दबदबा माना जाता है, और ये समझा जाता है कि ये जो एरिया है इट इज कंसिडर्ड, समझा जाता है कि द लास्ट बैस्टन है इसका, इंसर्जेंट्स का। लास्ट बैस्टन मतलब आखिरी गढ़। लास्ट का मतलब मालूम है, बैस्टन का मतलब होता है गढ़ या किला, तो यह आखिरी किला उनका समझा जाता है। ठीक है, कौन सा? साउथ छत्तीसगढ़ का जो फॉरेस्ट का इलाका है वो। कोर्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट कैडर्स। कोर्स का मतलब बहुत सारे, ठीक है। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट कैडर्स, ये लेफ्ट विचारधारा वाले लोग हैं, और एक्सट्रीमिस्ट है उसमें भी। लेफ्ट विचारधारा नहीं है, लेफ्ट विचारधारा से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसमें एक्सट्रीमिज्म है, यानी उसमें आतंकवाद है। ठीक है, तो कैडर्स हैव बीन किल्ड इन एनकाउंटर्स in Chhattisgarh and other states in recent months as coordinated actions by various paramilitary forces and the police have intensified following significant attacks by the Maoists in recent years। पिछले कुछ सालों में क्या हुआ था? माओवादियों ने अटैक्स बढ़ा दिए थे। इसके जवाब में फिर हमारी सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस भी, हमारी यानी हमारी सेना और पुलिस, इन दोनों ने मिलके कोऑर्डिनेटेड एक्शंस लिए, यानी मिल के एक्शंस लिए। सेना भी थी, पुलिस भी थे, और इसकी वजह से क्या हुआ? इनको बहुत झटके पड़े, इनको, माओवादियों को। ठीक है, द सिक्योरिटी फोर्सेस आर कॉग्निजेंट ऑफ द फैक्ट दैट व्हाइल माओइस्ट्स हैव लाइकली लॉस्ट मच ऑफ देयर क्लाउट। क्लाउट मतलब उनका प्रभाव, इन्फ्लुएंस उनका कम हो गया है, और इसके बारे में सिक्योरिटी फोर्सेस आर कॉग्निजेंट, मतलब सिक्योरिटी फोर्सेस को ये पता है, दे आर अवेयर कि अब माओवादियों का इन्फ्लुएंस जरा कम हुआ है ना। एंड प्रेजेंस अक्रॉस जंगल्स, क्या हुआ है? लॉस्ट, है ना, लॉस्ट मच ऑफ देयर क्लाउड एंड प्रेजेंस अक्रॉस जंगल्स इन द सेंट्रल एंड ईस्टर्न इंडिया, देयर रिमेनिंग फायर पावर पोजेस अ थ्रेट इन प्लेसेस वेयर दे रिमेन एक्टिव। ये सिक्योरिटी फोर्सेस को भी पता है कि पहले जो माओवादियों का एरिया था वो बहुत बड़ा था, उसको अभी कम करते करते सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनको साउथ छत्तीसगढ़ के एरिया में दबा के रखा है। ठीक है, लेकिन वो जो भी एरिया में अभी फिलहाल एक्टिव है, वहां पे अभी भी लोगों को उनसे धोखा है। लोगों को ही नहीं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को भी एक बहुत बड़ा धोखा उनसे है। ये सिक्योरिटी फोर्सेस को पता है, दे आर कॉग्निजेंट। ठीक, नेक्स्ट, द इंटेंसिफाइड कैंपेन्स। ये जो कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं, हम कैसे है? इंटेंसिफाइड है, यानी स्ट्रॉन्ग कैंपेन्स है बहुत। सपोर्टेड फुली बाय द यूनियन होम मिनिस्ट्री हैव डेल्ट ब्लो आफ्टर ब्लो टू द इंसर्जेंट्स। ये इंटेंसिटी और बढ़ी है, और ये जो हमारी होम मिनिस्ट्री है इनके सपोर्ट से, क्योंकि ये देश के अंदर का मामला है, तो देश के अंदर का मामला जो होता है वो होम मिनिस्ट्री के पास होता है ना। के मिनिस्टर अभी हैं अमित शाह, तो होम मिनिस्ट्री के अंडर ये जो मामला है, तो इसका होम मिनिस्ट्री का पूरा सपोर्ट है, इसको, हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेस को और पुलिस को, और इसीलिए उनको ब्लो आफ्टर ब्लो दिया गया। मतलब अटैक पे अटैक चल रहे हैं अभी फिलहाल उन पे, किस पे? माओइस्ट पे। पहले ऐसा होता था कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करते थे, अब उल्टा हो रहा है, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस अब उन पे अटैक कर रही है।
लीडिंग टू न्यूमरस सरेंडर्स, और जिसकी वजह से बहुत सारे माओवादियों ने एक्चुअली सरेंडर कर दिया है। इतना ही नहीं, माओवादियों से जो लोग सरेंडर हुए हैं उनको लेके एक अलग से फोर्स बनाई गई है, और ये फोर्स हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस और पुलिस के अलावा एक तीसरी फोर्स होती है जो जो एक्चुअली उनके ठिकानों के बारे में बताती है, जो एक्चुअली पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को जंगल में लीड भी करती है ताकि उनको हेल्प हो। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। It should also be noted that setbacks to the Maoists would not have been possible if the people in the tribal areas where the insurgents have mounted a guerrilla struggle had adhered to the Maoist cause. ये भी देखने वाली बात है, यहाँ पे ऑथर कर रहे हैं, ये भी एक नोट करने वाली बात है कि ये जो सेटबैक बैठा है माओइस्ट को, ये पॉसिबल नहीं होता अगर जो वहाँ के लोग हैं, पीपल है, कहाँ के, ट्राइबल एरियाज में के, क्योंकि बात जंगलों की हो रही है ना। साउथ छत्तीसगढ़ का एरिया फॉरेस्टेड एरिया है, वहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर ट्राइबल जो है उस एरिया के जहाँ पे माओवादियों ने अटैक करना शुरू किया था, वो अगर उनके कॉज, माओइस्ट के कॉज में अगर सपोर्ट करते तो ये एक्शन पॉसिबल नहीं होता। इसका मतलब ये है कि ट्राइबल्स भी अभी माओवादियों से तंग आ चुके हैं, है ना, तंग आ चुके हैं, क्योंकि उन्हें ही सबसे ज़्यादा नुकसान इसका होता है। इसीलिए ये जो गुरिल्ला स्ट्रगल उस एरिया में चल रहा है, गुरिल्ला स्ट्रगल का मतलब होता है गुरिल्ला वॉरफेयर, एक अटैक करने का तरीका है ना। शिवाजी महाराज के समय पे शिवाजी महाराज जो सिस्टम अपनाते थे दुश्मन पे अटैक करने की, उसे गुरिल्ला वॉरफेयर कहा जाता था। मतलब प्लान बना के, छुप के, फिर अटैक करना, दैट इज कॉल्ड गुरिल्ला वॉरफेयर, है ना, गुरिल्ला अटैक। तो ये गुरिल्ला स्ट्रगल कौन करता है? माओवादी करते हैं, छुपते हैं और फिर अटैक करते हैं। पर अभी माओवादियों का ये जो थॉट प्रोसेस है उसको ट्राइबल्स ने सपोर्ट करना बंद कर दिया, जिसकी वजह से उनको नुकसान हो रहा है, ऐसा ऑथर का कहना है। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट। नाउ गो थ्रू दी सेकेंड पार्ट क्विकली। ये पढ़ लो, फिर इस पर चर्चा करेंगे। चलो डन, पढ़ लिया। गुड, पढ़ने की स्पीड अच्छी हो गई है अभी आप लोगों की, जल्दी पढ़ लेते हो। गुड। चलो क्या है फिर? आफ्टर ईयर्स ऑफ पुटिंग ट्राइबल पीपल इन इंडियाज रिमोटेस्ट एरियाज इन हार्म्स वे, मतलब क्या?
सालों तक ट्राइबल पीपल जो है, यानी ट्राइबल एरिया में रहने वाले जो वहाँ के जो लोग हैं, उनको वो रिमोट एरियाज में, रिमोट नहीं, रिमोटेस्ट एरिया में, यानी ऐसे लोग जहाँ पे सरकार की सुविधा भी नहीं पहुंची थी कुछ सालों पहले, है ना, तो क्योंकि अभी सरकार की सुविधाएं भी वहां पे पहुंची है, इसलिए लोगों को पता चला है नहीं, हमको सरकार के साथ रह के सिस्टम का हिस्सा बन के ज्यादा फायदा है। पहले क्या होता था कि वहां तक सुविधा ही नहीं पहुंचती थी, सुविधाएं नहीं पहुंचती थी तो क्या होता था, लोगों को लगता है यार सरकार हमारे लिए काम नहीं करती तो माओवादियों का साथ दे दो। अब क्या हो रहा है कि सरकार की सुविधाएं वहां तक पहुंच रही है तो अब उनके ध्यान में आ रहा है नहीं, कि माओवादियों के साथ जाके मतलब नहीं है, सरकार के साथ रहो, है ना। तो अब उनको पता चला है कि सही साइड कौन सी है। तो ये लोग क्या करते थे, हमेशा उन ट्राइबल लोगों को अपना हथियार बनाते थे, उनकी रिस्ट पे, उनके कंधे पे रख के बंदूक चलाते थे। तो इंडियाज रिमोटेस्ट एरियाज इन हार्म्स वे, यानी उनको रिस्क पे रख देते थे वहां पे, ठीक है। द माओइस्ट आर नाउ फेसिंग फटीग फ्रॉम देम। अब ये लोगों को भी थकान होने लगी है, वो भी थक गए हैं ये माओइस्ट की गतिविधियों से। ये कहते हैं यार बंद करो अब तुम्हारा सब, ट्राइबल पीपल, एज वेल एज एन एलियनेशन, एलियनेशन यानी अब उनको भी वो अलग थलग करना शुरू कर दिया उन्होंने, अलग करना। एलियनेशन का मतलब क्या होता है, अलग कर देना किसी को। देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स विथ माओइस्ट थ्योरी एंड पॉलिटिकल प्रैक्टिस दैट सजेस्ट दैट द वीकनिंग ऑफ इंसर्जेंसी वाज ऑलवेज ऑन द कार्ड्स। अब ये ऑथर कह रहे हैं कि माओइस्ट की बहुत सारे प्रॉब्लम हैं, उनकी जो थ्योरी है यानी उनकी जो सोच है उसके साथ, और उनकी जो प्रैक्टिस है यानी पॉलिटिकल प्रैक्टिस है, मतलब जिससे वो, पॉलिटिकल प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है, जिस तरह से वो काम करते हैं उसमें भी, सोच में भी प्रॉब्लम है और जिस तरीके से काम करते हैं उसमें भी प्रॉब्लम है। और इन सारी चीज़ों से ऐसा लग ही रहा था कि कुछ ही दिन में ये इंसर्जेंसी, ये जो विद्रोह है, धीरे धीरे करके खत्म हो जाएगा। Similar insurgencies in Peru, the Philippines, Malaysia and Colombia also failed. ऐसी ही insurgencies इन countries में fail हुई। For the Indian Maoist, an over-dependence on militarism to pursue political aims and the subordination of political ideological work, resulting in a spiral of violence, have turned away potential supporters, mostly poor tribals. और कारण क्या बताया कि इंडियन माओइस्ट जो है इनकी ओवर डिपेंडेंस मिलिट्रिज्म पे हो गई थी, यानी कि जो भी करना है वो सिर्फ आर्म्स के द्वारा ही किया जा सकता है। अब दैट वाज नॉट पॉसिबल, है ना, इसलिए क्या हुआ, सारी चीजें आर्म्स के द्वारा की जाने से क्या हो गया, कंटिन्यूअस वायलेंस होने लगा। वो सरकार पे अटैक करते थे, हमारी सिक्योरिटी फोर्स, वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे अटैक करते थे, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस उन पे अटैक कर रही थी। तो ये वायलेंस का एक चक्र सा चल गया था, जिसमें क्या हो रहा था, फंस रहे थे ट्राइबल्स, है ना। फिर इसीलिए फिर उनके जो भी ऐसे लोग थे कि जिनको लगता था कि नहीं इनके बात में दम है, जो सपोर्ट भी करना चाहते थे, अब उनको भी ध्यान में आ गया भाई इनकी साइड लेने में मतलब नहीं है ना, क्योंकि अब इनका ये सिर्फ और सिर्फ हिंसा का इस्तेमाल करके अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करना चाहते हैं। ऑब्जेक्टिव्स को, जो भी आपकी सोच है, ऑब्जेक्टिव्स है, उससे पूरा करने में कोई हर्ज नहीं है, उसके यानी तरीके अलग हो सकते हैं सभी के, लेकिन हिंसा करके उस आपके मत को किसी के सामने रखना ये बिल्कुल बराबर नहीं है। और इसी के लिए ये ट्राइबल पीपल, दे आर नाउ मूविंग अवे फ्रॉम देम। द एडरेंस मतलब फॉलो करना, द एडरेंस टू एन एनाक्रोनिस्टिक आइडियोलॉजी। एनाक्रोनिस्टिक मतलब ये अब जो उनकी सोच है वो आउटडेटेड हो चुकी है, पुरानी हो चुकी है। ऑफ माओइज्म is in diverse country, in a diverse country where the terrain and political systems bear little resemblance to 1920s China। ये देखो इंपॉर्टेंट चीज है, माओइज्म नाम किससे आता है, माओ से आता है, माओ जेडोंग, है ना। माओ जेडोंग ये चाइना के लीडर थे, उनकी जो सोच थी उस पे, उसी को आगे लेके जाके माओवादी हो गए लोग, ये उनकी सोच का पालन करते हैं, उसे एडर करते हैं, मतलब फॉलो करते हैं। अब क्या है, माओ ये 1920 के चाइना के लीडर थे, 1920s 1950s के बीच में। तो इनकी जो सोच है वो उस समय पे लागू होती होगी 1920 की चाइना में। हिंदुस्तान में अभी 21वें शतक में हाँ वो चलने वाली है सोच, है ना। तो उस सोच से बाहर आने की बहुत ज़रूरत है। एक तो हमारे जैसी कंट्री में जो इतना डाइवर्स है, वहां पे चाइना जैसी 1950 की पॉलिसी लागू नहीं हो सकती, है ना। तो लिटिल रिजेम्बलेंस, लिटिल यानी कुछ भी नहीं, कुछ रिजेम्बलेंस नहीं है। कंबाइंड विथ, और दूसरी कौन सी चीज है, एन इनएबिलिटी टू रिकॉग्नाइज द रेजिलियंस ऑफ इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस। और
माओवादी ये भी भूल गए कि हमारी जो इलेक्टोरल डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस है ना, हमारी जो सिस्टम है वो ज़्यादा रेजिलियंट है। वो ऐसे नहीं है कि आपने अटैक किया तो बिखर जाएगी। आप एक एरिया में अटैक कर रहे हो, उससे सिस्टम नहीं बिखरने वाली। ये 150 करोड़ जनता ने बनाई हुई सिस्टम है। एंड द नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट एंड आर अदर फैक्टर्स, और बाकी भी कुछ अदर फैक्टर्स है जिनकी वजह से इनका नुकसान हुआ है। ठीक है, दीज इश्यूज हैव लेड माओइस्ट टू निग्लेक्ट अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल विद इन इंडियन डेमोक्रेसी एंड डिस्पाइट इट्स फ्लॉज। और उनकी ये जो पुरानी सोच थी, इस सोच की वजह से वो ये पहचानने में नाकामयाब रहे कि इंडिया की डेमोक्रेसी में कितने भी फ्लॉज हो, डिस्पाइट इट्स फ्लॉज, है ना, कितने भी फ्लॉज हो, अपॉर्चुनिटी भी उसमें ही है ना, अपॉर्चुनिटी भी उसी में है, राइट। तो दे फेल टू रिकॉग्नाइज द अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, देखो, दे फेल्ड टू निग्लेक्ट द अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल विद इन द इंडियन डेमोक्रेसी। तो हमारी जो डेमोक्रेसी है उसमें जो अपॉर्चुनिटीज उनके लिए थी उसको पहचानने में वो नाकाम रहे। बस क्या है, उसके जो कमियां थी, फ्लॉज का मतलब क्या है, कमियां, वो उस पर फोकस करते रह गए। वो कमियां तो हर चीज में होती है, पर कमियों को सुधारना पड़ता है और अपॉर्चुनिटीज को जानना पड़ता है और इस हिसाब से काम करना पड़ता है, राइट। तो दिस इज दी फाइनल सेकेंड पार्ट। अब ये फाइनल पार्ट है, बहुत छोटा सा है, गो थ्रू इट क्विकली एंड देन वी विल डिस्कस इट। ठीक है, डन। चलो, तो क्या दिया है लास्ट पार्ट में, इन एन अनसाइंड पैम्पलेट रिलीज्ड इन August to mark 20 years of the movement since the formation of CPI Maoist। CPI Maoist नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन बना था और अगस्त में इसको बनने के बाद 20 साल हो गए। तो 20 साल के बाद ये CPI Maoist एक्चुअली दो बचे हुए संगठनों का एक आने के बाद संगठन बना था। तो वैसे ही वो संगठन कम हो रहे थे, लेकिन वो दोनों को मुश्किल हो रही थी, इसलिए दोनों साथ में आके CPI-M बना, CPI Maoist, है ना। तो अगस्त में इसी साल अगस्त में उसको 20 साल हो गए। तो उन्होंने एक पैम्पलेट रिलीज किया। अब क्या दिया था उसमें, फॉलोइंग द मर्जर ऑफ टू स्ट्रॉन्गेस्ट रेमिनेंट्स ऑफ द नक्सलाइट मूवमेंट, है ना। ये जो मैं कह रहा था, नक्सलाइट मूवमेंट जो थी उसमें के दो बड़े गुट, दो आखिरी बचे गुट, ये दोनों एक आके उन्होंने CPI-M नाम का गुट बनाया। द माओइस्ट लैमेंटेड, यानी उन्होंने इस पे विचार किया, किस पे, उन्होंने इस पे ध्यान आकर्षित किया लोगों का भी। इसमें ये पैम्पलेट जो उन्होंने रिलीज किया था उसमें लैमेंटेड देयर वीकनिंग एंड सेटबैक्स, कि हम कमजोर हो रहे हैं, हमें कुछ क्षति भी पहुंची है, इस पे उन्होंने विचार किया, उसमें बात की थी। बट डबल डाउन ऑन होने, हमने अभी डबल डाउन ऑन का मीनिंग देखा, मतलब और ताकत से, डबल डाउन ऑन देयर आइडियोलॉजिकल इंटेंट, लेकिन अपनी सोच को बदलने को तैयार नहीं है। अब हमारी सोच के पीछे और ताकत से हम उसका पीछा करेंगे, ये उनका कहना है। This shows their unwillingness to learn from their own experiences. For the sake of the tribal people whose interest they claim to represent, the Maoists must abandon arms and enter the democratic process.
तो आखिरी में ऑथर क्या कह रहे हैं कि इस बात से तो यही पता चल रहा है जो उन्होंने पैम्पलेट में लिखा कि उनका कहना तो यही है कि हम सुधरने वाले नहीं हैं। दूसरी चीज, हमने जो गलतियां की है हम उन गलतियों से सीखने के लिए भी तैयार नहीं है, ऐसा उनका कहना है। तो इसलिए ऑथर कह रहे हैं कि आप ये जो ट्राइबल लोगों के लिए जो जिसके हितैषी बन के आप लोगों के सामने आना चाहते हो, उन ट्राइबल लोगों के लिए तो भी ये माओवाद नक्सलवाद जो आप फॉलो कर रहे हो उसे छोड़ दो, अभी आर्म्स को अबेंडन करो, यानी हिंसा को अभी आपने छोड़ देना चाहिए और जो भारत की डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसका हिस्सा बनो, है ना, उसमें हिस्सा लो, चुन के आओ और फिर अपनी बात लोगों के सामने रखो। चुन के आओ, नेता बनो, अपनी बात लोगों के सामने रखो, तभी आप अपने लोगों को रिप्रेजेंट करोगे। हिंसा ये मार्ग नहीं है। ठीक, चले मैंने एक एक्सपीरियंस बताता हूं। पहले जो आर्टिकल्स आते थे 10-12 साल 15 साल पहले, उसमें क्या होता था कि उसमें मोस्टली जो एडिटोरियल्स होते थे वो कहते थे कि ये अगर ऐसी हिंसा कर रहे हैं नक्सलवादी माओवादी, तो सरकार ने उनकी सुनने को ना, उनसे बात करने को ना, वो हिंसा कर रहे तो क्या सरकार ने हिंसा नहीं करने को ना, उन्हें बुलाओ, उनसे बात करो। हमारी सरकारें जाके उनसे बात करती थी, है ना, कि कुछ सोल्यूशन निकले, आप हिंसा बंद कर दो, ये एक तरीका था। अभी पिछले कुछ सालों में तरीका बदला है और ये तरीके से देखो एडिटोरियल में क्या लिखा है कि एडिटोरियल अब उनको कह रहे हैं कि बाबा आप हिंसा बंद कर दो, क्योंकि आपकी वजह से आपकी तो जान जा रही है, दूसरे लोगों की भी जाने जा रही है ना। तो बहुत सा शिफ्ट भी आया है लोगों की सोच में। लोग जनरली उसकी साइड लेते हैं जो जीतता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे अभी भारत सरकार जीतती हुई दिख रही है, इसलिए उनकी साइड ले रहे हैं। जब भारत सरकार वीक पड़ जाती थी माओवादियों के सामने, नक्सलवादियों के सामने, उस समय पे फिर लोग उनकी साइड लेते थे और उनके साइड्स में एडिटोरियल लिखे जाते थे। बहुत बड़ा एक शिफ्ट आया है। ठीक है, चलो इसी एडिटोरियल के बेसिस पे अब कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए। पहला क्वेश्चन है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज द ऑथर कंपेयर द फेलियर ऑफ माओइस्ट मूवमेंट इन इंडिया? कौन सी कंट्रीज के साथ कंपेयर किया जा रहा है? विच मिनिस्ट्री इज इन्वॉल्व इन द एक्शन अगेंस्ट माओइस्ट इंसर्जेंट्स? कौन सी मिनिस्ट्री का इन्वॉल्वमेंट है जो एक्शंस हो रही है माओइस्ट के अगेंस्ट, वो बताना है। एनाक्रोनिस्टिक, इस वर्ड का नियरली सेम मीनिंग का वर्ड आपको बताना है। ठीक है, एनाक्रोनिस्टिक का। नेक्स्ट इज इन हार्म्स वे, ये एक फ्रेज है, उसका मीनिंग क्या है ये आपको बताना है। और कितने नक्सलवादियों को, कितने माओवादियों को न्यूट्रलाइज किया गया सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा जो रिसेंटली छत्तीसगढ़ में अटैक हुआ, उसमें इसका आंसर आपको बताना है। सारे आंसर्स बहुत ही इजी है। ठीक है, जो लास्ट लेक्चर हमारा हुआ था उस लेक्चर में जो सवाल पूछे थे उसके आंसर्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। बहुत से बच्चों का पहले 4 तो सही है, 5वें में बहुत सारे बच्चों ने गड़बड़ कर दिए, तो इसको जरा सा चेक कर लो, है ना, क्रॉस चेक कर लो आपका आंसर सही है या गलत है। ठीक, नाउ लेट अस मूव ऑन टू द फाइनल पार्ट, दैट इज द पैराजंबल। पिछली क्लास में जो हमने पैराजंबल लिया था उसका सीक्वेंस है BFCDAE। ठीक है, ये उसका सीक्वेंस था, उसको क्रॉस चेक कर लेना। और आज के लिए आपके पास ये एक नया पैराजंबल है, तो आई जस्ट वेट ऑन वन साइड, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। ठीक है, और ट्राई करो कि इसका, बहुत इजी है ये आज का जो पैराजंबल है, और ट्राई करो सभी लोग कि इसका आंसर आप कमेंट में दो। गलत हुआ तो चलेगा, आंसर देना सीखो, राइट। चलो, तो आज यहीं रुकेंगे। थैंक यू वेरी मच।